वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स को हम कई वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं। एक वीडियो में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। और सबसे लास्ट की जो अब सबसे पहली वीडियो है वो इंट्रोडक्शन होगी फंडामेंटल राइट्स की, और सबसे लास्ट वाली जो वीडियो होगी वो वीडियो होगा सारा का सारा करंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी पिछले कुछ टाइम से, यानी कि एक साल का आसपास का हम टाइम देखेंगे या 1.5 साल के आसपास का टाइम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में जितने भी करंट प्रोविजंस आए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आए, हाई कोर्ट के थ्रू आए, किसी के भी थ्रू हमारे जो करंट रहा है फंडामेंटल राइट्स का, हम उसको कवर करेंगे जो हमारा लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक फंडामेंटल राइट्स इंट्रोडक्शन। ओके, जनरल व्यू है इसमें, हम जनरल व्यू से शुरू कर रहे हैं कि इसके फंडामेंटल राइट्स के कुछ जनरल टर्म है। सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो करते हैं राइट्स की। हम अभी फंडामेंटल राइट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम ये देखेंगे कि राइट्स क्या होता है। ठीक है, राइट्स क्या होता है? बेसिकली राइट इज ए लीगल क्लेम, एनी टाइप ऑफ लीगल क्लेम, एनी टाइप ऑफ लीगल क्लेम दैट इज नोन एज राइट। ओके, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो द लीगल क्लेम which are provided by constitution, legal claim which are provided by constitution of India, okay, in part 3, that are these are known as fundamental rights। तो जो लीगल क्लेम हमें बेसिक राइट्स, जो बेसिक लीगल क्लेम हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है उसी को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सबसे पहले बात करें हमने राइट की। राइट किसे कहते हैं? जो भी लीगल क्लेम होता है उसे राइट कहते हैं, लीगली जिसको हम क्लेम कर सकें। कोर्ट में क्लेम कहाँ करेंगे? आप कोर्ट में क्लेम करेंगे। ओके, तो जिसको भी हम लीगली क्लेम कर सकें उसी को हम कहते हैं राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करा रहा है उसको हम, जो लीगल क्लेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। So fundamental rights are enshrined in part 3 of the Indian Constitution from Article 12 to 35। यहाँ से आपको दो चीज़ें याद होंगी। सबसे पहला, एक तो मैग्ना कार्टा। ओके, मैग्ना कार्टा कौन से ईयर में आया था? मैग्ना कार्टा जो बिल ऑफ राइट्स आया था यूनाइटेड स्टेट्स का, वो भी आपका 1235 में आया था। और मैग्ना कार्टा ही इससे ही क्या आपका एक चीज़ और याद होती है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स आपके चलते हैं। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और बिल ऑफ राइट्स। जो बिल ऑफ राइट्स है वो आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे वहीं से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Fundamental right is known as Magna Carta of India since it contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights। क्योंकि इनको हम मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें जो है एक जस्टिशिएबल, जस्टिशिएबल का मतलब होता है जिसको हम कोर्ट में क्लेम कर सकें उसे हम जस्टिसेबल कहते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमको, फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है जस्टिशिएबल। ओके, और इसी वजह से ये ने मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के राइट्स थे जो आज़ादी के टाइम पे दिए गए थे, उनको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी वजह से जो है फंडामेंटल राइट्स में भी क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आपको दे दिए गए फंडामेंटल राइट्स, इसी वजह से आपको आज़ादी भी मिली, आपके एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली, आपको बोलने की आज़ादी मिली है, आपको घूमने की आज़ादी मिली है, काफ़ी सारी आज़ादी आपको मिल चुकी हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। आपको डेमोक्रेसी सही तरीके से अगर प्रोवाइड कराता है तो वो फंडामेंटल राइट्स ही प्रोवाइड कराता है। ओके, उसको भी हम आगे देखेंगे अगले पॉइंट में। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें कैसे प्रोवाइड करा रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब है कि आपके हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में पावर आना। अब फंडामेंटल राइट्स ही एक इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके हाथ में राइट्स प्रोवाइड कराता है। ओके, चलिए, तो अब जब हमारे हाथ में राइट्स आ जाते हैं तो हमारे हाथ में सबसे बड़ा राइट कौन सा आता है? वोटिंग राइट आता है, जिससे हम सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो यही सरकार बनाने का जो व्यू है, यही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ओके, तो दिस फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ये क्या करता है? एक सत्तावादी और निरंकुश शासन पे रोक लगाता है। सत्तावादी और निरंकुश शासन, सत्तावादी मतलब कोई एक आदमी अपनी सत्ता अगर जबरदस्ती चलाना चाहता है तो फंडामेंटल राइट्स उस चीज़ को नहीं करने देता है। ओके, कोई एक आदमी अगर अपनी निरंकुशता किसी काम में बाधा बार बार डालना चाहता है, कोई सत्तावादी अगर राजा हो जाएगा तो वो बार बार अपना निरंकुश शासन चलाना चाहेगा, जिसपे फंडामेंटल राइट्स रोक लगा देते हैं। इट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड द फ्रीडम ऑफ द पीपुल। ये लोगों की आज़ादी को बचा के रखता है। दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही हमको क्या मिलते हैं? हमारा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, जो हमारा पूर्ण विकास होता है, वो फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें इक्वलिटी मिली फंडामेंटल राइट्स की वजह से। ओके, देखते हैं हम कैसे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। हमने एक पॉइंट अभी देखा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें फंडामेंटल राइट्स करा रहा है। ओके, सो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सबसे पहले हमें इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। किसी भी पर्सन को हम उसके रिलीजन के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसकी वेल्थ के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उसके रेस के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर हम उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जब सब लोग इक्वल हो ही जाएंगे तो डेवलपमेंट तेज़ी से होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, हमें फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। हम काम ठीक से कब कर पाएंगे? जब हमारे पास फ्रीडम होगी। हम जब हमारे पास फ्रीडम आती है तो हम ठीक से काम करना शुरू कर देते हैं। हमें रिलीजियस की हमें रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है, रिलीजन प्रोवाइड कराता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें प्रोवाइड कराता है। सो ये सब चीज़ें क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं? ये सब चीज़ें क्या हैं? यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमने देखा मटेरियल, मटेरियल में हमें इक्वालिटी, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, ओके, फ्रीडम एंड इक्वलिटी इसमें आ जाएगी। स्पिरिचुअल हमें राइट टू रिलीजन प्रोवाइड कराता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड कराता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट थिंग आती है फंडामेंटल राइट्स हैं क्या और कितने हैं, वो चीज़ें हम इसमें अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखने आ रहे हैं। इनिशियली देर बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 7 मेन फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जो कि अब 6 रह गए हैं। एक हमारा आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हटा दिया गया है। 44th अमेंडमेंट 1978 एक्ट के तहत हटाया था इसको। ओके, अब इसको हमने लीगल राइट बना दिया है। ओके, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A में इसको हमने डाल दिया है। डन। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे आती है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमारे पास? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो हम यहाँ देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स हमको याद करने हैं एक साथ। कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी ई, राइट टू फ्रीडम एफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ई, राइट टू रिलीजन आर,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ई और फिर अगेन आर। सो हमारे पास एक टर्म निकल के आई ई एफ ई आर ई आर, एफरर, ई एफ ई आर ई आर, एफरर। अब ये एफरर में कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सारे आर्टिकल से याद करा रहा हूँ मैं, 14 से 18, जस्ट उसके बाद वाला 19 से 22, ओके। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 22 के बाद 23 आएगा सीधे सीधे, 23, 24, 23 और 24, ओके। उसके बाद राइट टू रिलीजन, 24 के बाद 25 से 28 राइट टू रिलीजन, ई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30, आर्टिकल 31 हमने हटा दिया था, और आर्टिकल 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सभी आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी यानी सबको जो समानता का अधिकार प्रोवाइड कराता है, इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिटेल हम पढ़ेंगे इनकी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं सब कुछ शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, हमारे पास आप देख रहे हैं हम सारा बंडल ऑफ राइट्स हमारे पास आ चुका है। इक्वल फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, एजुकेशन एंड रेमेडीज, ओके। सो इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी है सबसे पहला हमारा, तो वो आता है आपका 14 से लेके 18 तक, ओके। उसके बाद आप इसको ऐसे लेके चलिए, देखिए जब आप 14 साल के होते हैं आपको इक्वलिटी फील होनी शुरू होती है कि भैया हमें सबके बीच में मिलजुल के रहना है, सबको इक्वल रहना है, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ने लगता है, आप किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। 18 तक ये सब चलता है। जैसे ही आप 18 की एज क्रॉस करते हैं, आप मैच्योर होते हैं, सीधे सीधे 19 में क्या होता है आपको, 19 पे आते ही आपको ऐसा लगने लगा नहीं नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, माँ बाप कुछ भी बोलें, भाई बंधु कुछ भी बोले, कोई मतलब नहीं है, फ्रीडम चाहिए मतलब चाहिए। 19 से 22 साल की एज तक आप फ्रीडम में लग जाते हैं। फिर आपके अंदर एक एक अजीब सी एक कशिश उठती है कि यार दूसरों का बुरा अगर हो रहा है तो उसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, यानी एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आप आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं 23-24 में। थोड़ा सा उसके बाद में बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो धर्म की तरफ या ह्यूमैनिटी की तरफ चलने लगते हैं। 25 से 28 राइट टू रिलीजन, ओके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर उसके बाद में हमारे अंदर देश प्रेम जगता है, कल्चरल, ठीक है, हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी किसी को भी कल्चर, अपने कल्चर को, किसी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ओके, कोई भी धर्म हो, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी ट्राइब हो, सबको अपने कल्चर को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए सारी छूट दी गई हैं, ओके। कोई भी आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 29 और 30 में दिया हुआ है कि माइनॉरिटी जो आपकी संस्थाएं होती हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडी माने क्या होता है, दवाई देना, उपचार करना, ठीक है। तो इनमें से किसी भी आर्टिकल को अगर वायलेशन होता है तो हम इसके थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, ओके। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो समतंत्र शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार, समतंत्र शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार, ओके। तो समतंत्र शोषण मतलब समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, धर्म के लिए अधिकार, शिक्षा, शिक्षा के लिए अधिकार, और शिक्षा के लिए अधिकार का मतलब है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है उससे, ओके। नहीं तो शिक्षा का अधिकार जो है हमारा राइट टू फ्रीडम में आ जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका रेमेडीज, धर्म, समतंत्र शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार, यानी कि उपचार करना, ट्रीटमेंट करना। अगर इनमें से कोई भी वायलेट हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, जो मैंने आपको वहाँ पे सब आर्टिकल समझाए हैं
वो यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब यही सब जो आर्टिकल्स हैं हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। सम फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे मैंने एफआर लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में। सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू दी सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिक के लिए ही ये प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। इसको आप ऐसे मान के चलिए, आपका जो भारतीय नागरिक का फ़ोन नंबर क्या है? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, भारतीय नागरिक का ये फ़ोन नंबर है 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान रखना है आपको, अपने भारतीय नागरिक जो दोस्त है आपका, उसका फ़ोन नंबर रहेगा 15, 16, 19, 29, 30। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, पूर्ण अधिकार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पूर्ण अधिकार? दे आर क्वालिफाइड इन नेचर एंड मीन्स स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एज पर द कोर्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक पूर्ण अधिकार नहीं होते क्योंकि राज्य सरकार इन पे निरंकुशता लगा सकती है, इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे जैसे कोर्ट से उनको राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को, स्टेट का मीनिंग अभी हम आगे देखने आ रहे हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोर्ट से अनुमति मिलती है तो। ओके, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट्स। सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो, ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट जो है ना वो स्टेट यानी कि सरकार, यहाँ पे स्टेट का मतलब होगा सरकार से। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारे लोकल ग्राम की सरकार हो, या फिर स्टेट का मतलब और काफ़ी सारे टर्म्स में आता है, वो हम अभी आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सरकार की मनचाही कार्रवाई, मनमानी कार्रवाई के अगेंस्ट में ही फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होंगे। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल से आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं होंगे, वायलेट नहीं होंगे। When rights against states action are violated by private individual, then there are no constitutional remedies, there are only legal remedies। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जाएंगे लेकिन लीगल रेमेडीज़ के तहत जाएंगे। लीगल रेमेडीज़ यानी कि कानूनी तौर तरीकों के थ्रू जाएंगे, यानी पहले एफआईआर करेंगे, उसके बाद में मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल इन नेचर मतलब कि कोर्ट में इनकी डिमांड की जा सकती है, कोर्ट में इनके वायलेशन को लेकर जाया जा सकता है। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफेंड किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही प्रोवाइड करे जाते हैं। गारंटी है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट इनको ग्रांट करके देगी ही देगी आपको। अगर कोई वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको आपको ग्रांट करेगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो थ्रू द चैनल ऑफ हाई कोर्ट। ये जरूरी नहीं कि आप जो है हाई कोर्ट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट जाए, आप डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एग्रीव्ड कैन डायरेक्टली गो टू दी सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। ठीक है, ये सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, यानी कि इनको अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, इसको साधारण तरीके से अमेंड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसको क्लियरली कि अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बट नॉट बाय द ऑर्डिनरी एक्ट और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और ऑर्डिनरी एक्ट। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज। लेकिन इनका अमेंडमेंट करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि केशवानंद भारती केस में 1973 में कहा गया था, जिसकी हम डिटेल्स जो है फंडामेंटल राइट्स में जो अमेंडमेंट होता है किस तरीके से होता है, कैसे क्या क्या प्रोविजंस उसमें लिए जाएंगे, इसको हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर 7 चल ही रहा है। नेक्स्ट,
दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। इनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब कि रोक दिया जाता है, ठीक है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए गए हैं वो टोटल 6 राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको बंडल ऑफ, आर्टिकल 19 को ही अकेले हम बंडल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अकेले में ही 6 आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं, 6 राइट्स आपको दिए गए हैं। ओके, आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम इज सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज ड्यू टू वॉर। अगर कोई बाहर से हमारे देश पे आक्रमण करता है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर होता है, तो उस कंडीशन में जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसमें आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट को जो डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स में, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, हम अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके अंडर में काम करने वाला कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन स्टेट माना जाएगा। ओके, कोई भी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑल अथॉरिटीज वर्किंग अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि कोई भी जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, यानी कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो स्टेट माना जाएगा। अगर उसके ड्यूटी पे रहते हुए ये कोई काम होता है, कोई भी काम या कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, तो वो सरकार द्वारा वायलेट किए गए माना जाएगा। ओके, सो स्टेट कौन कौन आता है स्टेट में? द टर्म स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, द टर्म स्टेट कंप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूड होगी। दूसरा, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी कि सभी राज्य सरकारों की गवर्नमेंट भी इसमें स्टेट की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे स्टेट से मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ पे स्टेट से मतलब है सिर्फ सरकार से। ओके, नेक्स्ट, ऑल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट एंड ट्रस्ट, ठीक है, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी सरकार की सहायता से ही चल रहे हैं। ऑल अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के अंदर में कोई भी आता है तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो सभी स्टेट कहलाएंगे। नेक्स्ट, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बने हैं या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, अब उसको भी सुन लीजिए। आर्टिकल 13 में ऐसा दिया गया है, लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर डीम्ड टू बी वाइड। लॉज इनकंसिस्टेंट यानी कि कोई भी अगर लॉ ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट पे फिट नहीं बैठता है, तो उसको क्या करेंगे? उसको जीरो यानी कि वाइड कर दिया जाएगा। लॉ विच टेक्स अवे द राइट्स बाय स्टेट आर ऑल्सो डीम्ड टू बी वाइड, ठीक है। कोई भी लॉ अगर ऐसा आता है कि सरकार द्वारा, स्टेट मतलब सरकार, सरकार द्वारा किसी के राइट को लिया जा रहा है वापस, ठीक है, या वायलेट किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो उसको भी क्या किया जाएगा? उसको भी वाइड माना जाएगा। अब देखते हैं कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ और व्हाट टर्म लॉ इंक्लूड, ठीक है। लॉ में क्या क्या आता है? एक तो ऑर्डिनेंस, मतलब कि एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर, जो आदेशात्मक ऑर्डर होता है, ठीक है, अथॉरिटेटिव ऑर्डर पास कर दिया, वो ऑर्डिनेंस होता है आपका, जैसे राष्ट्रपति पास करते हैं, गवर्नर पास करते हैं। ऑर्डर्स, रिटन डायरेक्शन और द ऑफ कोर्ट और जजेस, कोर्ट के और जज द्वारा रिटन डायरेक्शन जो है वो है आपका ऑर्डर। बाईलॉज, ए रेगुलेशन मेड बाय ए लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन, ये जो रेगुलेशन मतलब कोई भी कानून, कोई भी नियम अगर किसी लोकल अथॉरिटी ने बनाया है तो वो भी आपका लॉ माना जाएगा, उसे हम बोलेंगे बाय लॉ। रूल्स एंड रेगुलेशन, ए रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, किसी भी
जो अथॉरिटी है अगर उसने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो लॉ की कैटेगरी में आता है। ओके, नोटिफिकेशंस एंड कस्टम्स, नोटिफिकेशंस एंड कस्टम्स, लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय और बेस्ड ऑन कस्टम रेदर देन कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट। ठीक है, जो पुराने रीति रिवाज के आधार पर लॉ बनाए गए हैं वो भी आपके कानून की कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में शुरू होगा वो राइट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।